सवाल को देखिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कंसेप्ट लगेगा छोटा सा। कहता है कि एक समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, दोनों डायगोनल इसका दे दिया है 16 और 12। समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, इस बात को समझिए। तो ये हमारा एक रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस है, समचतुर्भुज है, तो चारों भुजा बराबर होगा, ठीक है, चारों भुजा मेरा क्या होगा, बराबर होगा। अब कहता है कि इस समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को, तो इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, सबको मिला दीजिए, सबको मिला दिए, ऐसे सबको मिला दिए, तो हमारा ये एक फिगर बना, इसको नाम दिए PQRS, ठीक है। और जो हमारा रोम्बस है उसको नाम दिए ABC और D। अब बात को समझिए, समझाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट समझाते हैं। ABCD हमारा क्या है, रोम्बस है, समचतुर्भुज है, और PQRS क्या है, जो ये हमारा रोम्बस है, इसका मिड पॉइंट P है, DC का मिड पॉइंट P है, AD का मिड पॉइंट Q है, AB का मिड पॉइंट R है, और BC का मिड पॉइंट S है। इन चारों मिड पॉइंट को हम मिला दिए तो एक हमको चतुर्भुज दिखा PQRS। अब समझिए, जब समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कैसा आकृति बनेगा, समचतुर्भुज है, ABCD क्या है, समचतुर्भुज है, रोम्बस है। जब रोम्बस के साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो फिगर बनेगा वो भी एक रोम्बस बनेगा। PQRS ये भी क्या है, एक रोम्बस है। PQRS वो भी क्या है, एक रोम्बस है, वो भी क्या है, एक रोम्बस है। तो इस रोम्बस PQRS का एरिया पूछा है, क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो PQRS का जो एरिया होगा ना, वो जो ओरिजिनल रोम्बस है ABCD उसके एरिया का हाफ होगा, याद रखना है। त्रिभुज वाला आपको बताएं, त्रिभुज वाला बताएं ना, त्रिभुज वाला उसी तरीका का कंसेप्ट यहाँ लगेगा। तो भैया, तो जो हमारा रोम्बस है PQRS, जो हमारा नया रोम्बस बना, इसका एरिया ABCD जो हमारा रोम्बस है इसका हाफ होगा। तो ABCD का एरिया कितना होगा, ABCD का एरिया कितना होगा, तो सर रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2, दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट का हाफ लगाते हैं, मतलब हाफ इंटू D1, एक 16 है और एक मेरा 12 है, तो 2 से काट दीजिए, 6 बार में 16 छक्के 96, 16, कहीं पे मिस्टेक किया, हाफ इंटू D1 इंटू D2, कहीं पे मिस्टेक नहीं ना हुआ, अच्छा ऑप्शन गलत लिख दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया होगा ना वो रोम्बस ABCD का होगा, और हमसे पूछा है एरिया रोम्बस PQRS का, तो 96 का आधा, तो इसको बना लीजिए 48, ठीक है, 96 का आधा क्या होगा, 48। तो PQRS का जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ PQRS समझ लीजिए, वो होगा 96 का आधा, 96 का आधा क्या, 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका का छोटा सवाल दे देगा ना भाई, तो अगर कंसेप्ट ही नहीं मालूम रहेगा तो हम नहीं बना सकते हैं। इसका दोनों डायगोनल दे दिया है आपका, एक A से C को मिलाए ये आपका 16 मान लेते हैं, और D से B को मिलाए ये आपका 12 दे दिया है, दोनों डायगोनल का लेंथ दे दिया है, और मिड पॉइंट से जो फिगर बनेगा उसका एरिया आपसे पूछ दिया है। तो जो हमारा ओरिजिनल रोम्बस है ABCD उसके एरिया का हाफ कर देंगे, तो PQRS जो हमारा रोम्बस बन रहा है उसका एरिया हो जाएगा। बात समझ में है ना। ये सवाल को प्रॉफिट लॉस का सवाल है, वीडियो को पॉज मारिएगा, बनाइएगा, और याद रखिएगा क्या बोले हैं, शरीर टूट जाए सपना नहीं टूटना चाहिए। मेहनत करिए एकदम जमा के, एक ही बार तो मेहनत लगेगा, फिर जीवन भर आराम ही आराम है, सैलरी आते रहना है, खाते रहना है, और टेंशन क्या है, ठीक है। कहता है कि एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि होती है और टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी होती है,
तो 5 वॉशिंग मशीन, तो भैया कहता है कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य x मान लीजिए और टीवी का क्रय मूल्य y मान लीजिए। ये मानने से कोई फायदा नहीं है, कैलकुलेशन उलझ जाएगा। आंसर तो आएगा लेकिन कैलकुलेशन क्या होगा, उलझ जाएगा। देखो कैसे बनाना है। कहता है कि एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। तो भाई ये जो हमारा टी है ना, टीवी का कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया माने तो वॉशिंग मशीन WM का कॉस्ट प्राइस इससे 40% कम, मतलब 60 रुपया होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि अब यहाँ जो सवाल पूछा है ना वो टोटल से पूछा है कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में, कुल क्रय मूल्य में क्या चेंजेस आएगा जब 18% एक के कीमत में 18% का वृद्धि होगा और एक के कीमत में 10% का कमी होगा। तो देखो, अगर एक टीवी का दाम 100 रुपया है तो 5 टीवी का दाम कितना हो जाएगा, बोलोगे 500 रुपया। अगर एक वॉशिंग मशीन का दाम, अच्छा टीवी 2 है ना भाई, क्या बोला कि 2 टीवी है, टीवी 2 ही है ना, 1 मिनट, हाँ 5 वॉशिंग मशीन है तो 5 वॉशिंग मशीन का कीमत 6×5 300 और 2 टीवी का कीमत कितना हो गया 200 रुपया। तो टोटल शुरुआत में कितना खर्च लगेगा, 200 और 300 500 रुपया लगेगा। ठीक है, अब देखो वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि होती है तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है 60 रुपया। अब 60 रुपया से 18% बढ़ा दीजिए तो 60 रुपया का 18% कितना, 18 छक्के 78 से 10 रुपया 80 पैसा। मतलब अब जो वॉशिंग मशीन का नया कॉस्ट प्राइस होगा वो 10 रुपया 80 पैसा बढ़ जाएगा। मतलब 60 में 10 रुपया 80 पैसा जोड़ दीजिए तो 70 रुपया 80 पैसा 7.8 हो जाएगा, 7.8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और टीवी का क्रय मूल्य है वो 10% कम हो जाता है। क्या बोला, 10% कम हो जाता है। पहले टीवी का दाम कितना था 100 रुपया, अब टीवी का दाम क्या होगा 10% कम, मतलब 90 रुपया हो जाएगा। तो भाई अब 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी है, पहले भी था अब भी है, तो 5 वॉशिंग मशीन 70.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 8 40, 0 से पॉइंट आपका हट जाएगा। देखो 0 से पॉइंट आपका हट जाएगा और 4 हो जाएगा और आपका 7 5 35, 354 रुपया। और ये 2 टीवी है तो 9 दूना 18, 180 रुपया। ठीक है, जोड़ दो मेरे भाई, तो 4 8 5 13, 534 रुपया। अब देखो पहले मेरा कॉस्ट कितना पड़ा, पहले 2 टीवी और 5 वॉशिंग मशीन का कॉस्ट 200 और 300, 500 रुपया। अब जब इनका प्राइस 18% बढ़ गया और 10% घट गया, टीवी का वॉशिंग मशीन का 18% बढ़ गया और टीवी का 10% घट गया, तब मेरा खर्चा आ रहा है 534 रुपया। कितना बढ़ गया 34 रुपया, कितना में 500 में कितना परसेंट, 6.8% की वृद्धि हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। जिनको नहीं समझ में आया तो देखिए, पहले मेरा खर्चा हो रहा था 2 और 3 500, अब हो रहा है 534, तो 34 रुपया बढ़ गया। कितना में बाबू, तो 500 में, कितना में 500 में, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये उनके लिए है जिनको नहीं समझ में आ रहा है, समझने के लिए है। एग्जामिनेशन में तो आपको भरवली आंसर ठोक देना है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा आपका और इसको 5 से भाग दीजिएगा, 5 6 30 और 25 8 40, 6.8% का वृद्धि हो गया। तो ये छोटा सा काम आपको एग्जाम में थोड़ी ना करना है भाई, अब इस काम के लिए थोड़ी ना बने हैं, ये आपको आता है, हम आपको सिखाए हैं, कई बार सिखाए हैं, परसेंटेज में रट रट के बताएं। रेशियो और प्रपोर्शन से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये 3 सवाल, मीन प्रपोर्शन ज्ञात करना, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन, तीनों प्रपोर्शन को फाइंड करने के लिए सवाल आता है। तीनों को एक साथ लिख दिए हैं, प्रैक्टिस में ज़रूरी है, समझिएगा, तीनों बताते हैं एक साथ। और इसी बात पर एक बार वीडियो को शेयर मार देना, लाइक मारना, कंजूसी मत करो, नहीं तो पाप लगेगा, खाना नहीं पचेगा भाई। ठीक है, जो खाओगे पचेगा नहीं, बदहजमी हो जाएगा। इसीलिए शेयर मारना ज़रूरी है, लाइक मारना ज़रूरी है। देखो तो सबसे पहला सवाल जो है वो आपका मीन प्रपोर्शन से है। किधर गया मेरा मार्कर,
जिधर भी गया, चलो छोड़ो, एक तो हाथ में है। तो 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करना है, मीन प्रपोर्शन ज्ञात करना है। तो जब भी मध्य अनुपात ज्ञात करना हो, 2 नंबर है ए और बी का मीन प्रपोर्शन क्या होता है, तो याद रखना रूट अंडर ए बी आपको कर देना है। मतलब 2 और 98 का मीन प्रपोर्शन क्या होगा, तो 2 गुना 98 को अंडर रूट में लिख देना है। 98 दूना 196, 196 को क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। 2 और 98 का मध्य अनुपात क्या हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब देखो थर्ड प्रपोर्शन, 16 और 40 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना, इसका बेसिक भी आपको बताएंगे। 16 और 40 का तृतीय अनुपात थर्ड प्रपोर्शन ज्ञात करना है। 2 नंबर है ए और बी, इसका थर्ड प्रपोर्शन आपको ज्ञात करना है, तो आपको सीधा लिख देना है बी स्क्वायर बट्टा ए। क्या लिख देना है, बी स्क्वायर बट्टा ए। बी स्क्वायर मतलब 40 गुना 40 लिखेंगे, बट्टा ए मतलब 16। तो 4 से 10 बार में 4 से 4 चौके 16 आपका कट गया, 10 गुना 10 100 आपका क्या हो गया, इसका थर्ड प्रपोर्शन हो गया। क्या हो गया आपका, थर्ड प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन देख लो कैसे लिखते हैं। फोर्थ प्रपोर्शन को कैसे लिखते हैं, देखो ये 4, 9 और 12 का फोर्थ प्रपोर्शन क्या है, चौथा अनुपात क्या है, तो भैया 4 अनुपात 9 और समानुपात 12 और चौथा को मान लिए x। करना क्या है आपको, 4/9 बराबर 12/x। x का वैल्यू आपको निकालना है। तो 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और 3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कहीं पे मिस्टेक हो गया हमसे, अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया। अरे ऊपर नीचे कैसे काट दिए हम, ऊपर नीचे गुना ना होता है, इक्वल साइड के इधर उधर, तो ये थोड़ा फ्लो में ये मिस्टेक हो गया। 4/9 बराबर 12/x है, तो 4 तिहाई 12 ऊपर काटते हैं, इक्वल साइड के दोनों साइड, नीचे काटते हैं और तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 9 27, x बराबर क्या आ गया भाई, 27 आपका क्या हो गया, फोर्थ प्रपोर्शन हो गया। इसका भी फॉर्मूला कर लो याद, अगर कर सकते हो तो आसान है। तो अगर देखो ये नंबर मेरा, देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं, a is to b proportion to c is to आपका d है। ठीक है, तो हमें d निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं, a/b बराबर c/d लिखते हैं। तो हमें d का वैल्यू चाहिए, तो हम d को इधर ले जाएंगे, d बराबर हम लिखेंगे b मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब c गुना b बटा a हो जाएगा, c गुना b बटा a हो जाएगा। अब देखिए जब फोर्थ प्रपोर्शन आपसे पूछेगा तो आपको 3 नंबर देगा, 9 4 9 12 दिया है ना, तो आप इसको सीधा ऐसे कर लेना। अब ये तो आपको बेसिक बता दिए, 3 नंबर है, अब आप सीधा इसको इस तरीका से कर लेना। चौथा फोर्थ प्रपोर्शन, तो भैया ए बी सी दिया है, तो बी सी को मल्टीप्लाई कर लेना 9 गुना 12 और इसको ए से भाग लगा देना 4 से, 4 तिहाई 12, 9 तिया 27 आपका क्या हो गया, फोर्थ प्रपोर्शन। तीनों तरीका जान लो, जब मीन प्रपोर्शन रूट अंडर ए बी, थर्ड प्रपोर्शन जब तीसरा अनुपात आपसे पूछेगा तब भी 2 नंबर देगा, तो b²/a, और जब फोर्थ प्रपोर्शन आपसे पूछेगा चौथा अनुपात तब आपको 3 नंबर देगा। तो आपको करना क्या है, bc डिवाइड बाय a, सेकेंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देना है, ये आपका चौथा अनुपात आ जाएगा। तीनों सवाल कई बार हर एक एग्जाम में आया हुआ है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। एक साथ हम लिख दिए ताकि आप बात को समझ सकें, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए हम एक जगह लिख देते हैं फ्रेश करके, ठीक है, हम एक जगह लिख देते हैं फ्रेश करके, ठीक है भाई, हम एक जगह लिख देते हैं फ्रेश करके। देखो पहला क्या है, ए और बी 2 नंबर है, इनका मीन प्रपोर्शन तो रूट अंडर ए बी। ए और बी 2 नंबर है, इसका थर्ड प्रपोर्शन b²/a। ए बी सी 3 नंबर है, इसका फोर्थ प्रपोर्शन तो bc/a। इतना तो आपको याद रहेगा ना भाई।
जब मीन प्रपोर्शन पूछेगा याद रखना रूट अंडर ए बी, जब थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा बी स्क्वायर बटा ए, जब फोर्थ प्रपोर्शन आपसे पूछेगा बी सी बटा ए। 3 याद रखना, तीनों प्रपोर्शन एग्जाम में पूछता है, इसीलिए एक साथ प्रैक्टिस में भी बता दिए और फॉर्मूला भी समझा दिए। डिटेल इसका कुछ भी नहीं है, आप इसी को याद रखिए, एकदम आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये सब चीज़ ना याद रखने वाला सवाल है, एग्जाम में टटोलने से बढ़िया है कि याद रखिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा सवाल आपसे पूछ लिया गया, एकदम छोटा सा सवाल है, तुरंत आपको जवाब देना है। एक कार्य जिसे 20 महिलाएं 16 दिनों में करती है, उसी कार्य को 16 पुरुष 15 दिन में करते हैं। एक पुरुष और एक महिला के कार्य क्षमता का अनुपात आपसे पूछ दिया है। तो भाई 20 महिलाएं जो काम की है वही काम 16 पुरुष किया है, तो 20 महिलाएं 16 दिन लिया है और 16 पुरुष 15 दिन लिया है, दोनों जो काम किया है वो बराबर है। तो काम को जैसे ही बराबर करेंगे रेशियो आपके सामने हाजिर होगा बाबू। देखो तो 20 महिला 20 वोमेन गुना 16 दिन लेती है तो एक कार्य समाप्त हो जाता है। यही कार्य 16 पुरुष 16 मैन जब 15 दिन तक करता है तो यही काम आपका समाप्त हो जाता है। अब देखो बाबू काटना कैसे है, तो ये 16 से 16 को निपटा दो बाबू, और 5 से 4 बार में और 5 से 3 बार में, और हमें पूछा है एक पुरुष, ध्यान देना, एक पुरुष और एक महिला। तो पहले पुरुष का लेना है बाबू, तो M के नीचे में W को ले जाएंगे बाबू, और 4 के नीचे में 3 को ले आएंगे। 4/3 मतलब 4:3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर ध्यान से करना बाबू, मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए 3:4 4:3 दोनों ऑप्शन में मौजूद है, गलत हो जाएगा आपका। पूछा क्या है, एक पुरुष, पहले पुरुष उसके बाद महिला, दिया क्या है पहले महिला के बारे में और बाद में पुरुष के बारे में, तो जो दिया है उसका उल्टा पूछा है बाबू, इसीलिए ध्यान से आंसर करना है। देखिए इस सवाल को तुरंत बनाइए, बिना देर किए हुए, एग्जाम में आएगा तुरंत बनाना, एक्शन लेना है तुरंत। कहता है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, 75% वैलिड वोट मिला और वो विनर डिक्लेयर हो गया, वो जीत गया। कुल 5,60,000 वोट में से 15% अवैध था, 15% इनवैलिड था। तो विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों का मतलब विजयी उम्मीदवार जो जीता उसको वैलिड वोट का कितना वोट मिला। कैलकुलेशन कैसे करना है सीख लो। सबसे पहले देखो कि टोटल वोट आपका दे दिया है 5,60,000, ठीक है। इसमें से 15% इनवैलिड था। अगर 15% इनवैलिड है, अगर 15% वोट आपका इनवैलिड है, अगर 15% वोट आपका इनवैलिड है, इसका मतलब 85% पे हार जीत का फैसला हुआ, 85% पे हार जीत का फैसला हुआ। तो सबसे पहले 5,60,000 4 जीरो का 85%, तो 85% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 85/100 मतलब 17/20 ऐसे लिखना है आपको, 17/20 ऐसे लिखना है। इतना वोट पे हार जीत का फैसला हुआ है और जो जीता है ना वो वैलिड, यही ना वैलिड हुआ, 15% निकाल दिए तो उसको 75% वोट मिला है। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 75/100 मतलब 3/4, मतलब 3/4। यही इतना ही नंबर ऑफ वैलिड वोट जो है विनर को मिला है। अब बात रह गया कैलकुलेशन का, तो भैया कैलकुलेशन कर लो। 0 से 0 मिटा दो, 2 से काट दो इसको 28 बार में, ये हो गया 28,000। नीचे तो कुछ बचा नहीं, अच्छा यहाँ बचाना तो 4 से काट दो इसको 7 बार में, इसको एक ही बार काटना था लेकिन 4 पे ध्यान नहीं गया, तो 27/21। अब देखो, अब आपको ना 0 पे ध्यान देना है, लास्ट में 3 ही 0 आएगा, 1 2 3 0 आएगा क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है 7 गुना 17 गुना 3 ही 0 आएगा लास्ट में। तो 3 0 4 0 4 0, या तो ये या तो ये। अब जरा ध्यान से देखो, तो 17×3 51, 17×3 51 और 51 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो 7 आएगा, मतलब 3 0 के बाद 7 किस में है, इसमें नहीं तो
इसमें है। ऐसे आपको आंसर करना है, ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे लिखेंगे फिर 7000 गुना 17 गुना 3 और ऐसे करेंगे 17 तिहाई, फिर लिखेंगे 7000 गुना 17 तिहाई 51, फिर इसको लिखेंगे 7 एकम 7, 7 पचे 35, फिर 3 जीरो लगाएंगे। ये काम नहीं करना है आपको, लिख लो, ये काम नहीं करना है, समय लगेगा, थोड़ा ब्रेन का इस्तेमाल होने दो। सिर्फ रील्स देखने में इस्तेमाल करोगे ब्रेन, हंसने में मज़ा लेने में तो कैसे होगा, यूज होने दो यहाँ ब्रेन। रीजनिंग में भी हम आपको बताते हैं कैसे रीजनिंग पढ़ना है, कैसे बनाना है, कैसे पकड़ना है, कोडिंग डिकोडिंग में फाड़ के रख दिए हैं, वर्ड फॉर्मेशन पूरा का पूरा आपको समझा दी, समझ में आना चाहिए। नंबर सीरीज पूरा दिमाग में उतारने का कोशिश किए हम, तो समझोगे तब ना भाई, नहीं समझोगे, जब तक नहीं समझोगे तब तक दुनिया तुमसे मजा लेते रहेगा, ये बात तुम जान लो। एक बार समझदार हो गए तो फिर सबके मज़े तुम लोगे, ये भी बात तय है। बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे ये वाला काम तो आपको नहीं करना है, लिख लो, ठीक है। ऑप्शन अचार डालने के लिए थोड़ी ना देता है, ऑप्शन तो दिया है, आप समझिए ना कि 3 17 और 7 17 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो आएगा नहीं, जीरो तो आएगा नहीं, मतलब जितना जीरो है उतना ही फिक्स रहेगा, 3 जीरो। तो भैया यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, हटा दिए, ज़रूरत नहीं है, या तो ये या तो ये। अब जब हम 17 तिहाई 51 किए और 51 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, मतलब 3 जीरो के बाद क्या 7 आएगा, ठोक दिया। ये सवाल को भीड़ को छाटने वाला सवाल है। क्यों? सवाल तो आसान है, लेकिन कैलकुलेशन में आप समय दे देंगे तो आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। समझिएगा, मेरा बात को गहराई से समझिएगा आप। एकदम सिंपल सा सवाल है, आपको दिख रहा है कि सर ये भिन्न का जोड़ है, मिक्स फ्रैक्शन है और सब कुछ जोड़ के जो पूछ रहा है उसका आंसर लगा देंगे, बिल्कुल आसान है, लेकिन तरीका मालूम होगा तब, नहीं तो फंस जाइएगा। समझिएगा ध्यान से। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 3 सही 2/3 प्लस 6 सही 7/12 प्लस 4 सही 9/36 प्लस 5 प्लस 7 सही 1/12 में जोड़ने पर योग पूर्ण संख्या प्राप्त हो। कहता है कि इसमें कौन सा फ्रैक्शन जोड़ दें जिससे जो जोड़ मिलेगा वो इंटीजर मिलेगा, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, जैसे कि 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे करके, ठीक है। तो अब कुछ लोग करेंगे क्या कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, करेंगे कि 3 3 9 और 2 11/3 लिखेंगे, 12 6 72 और 7 79/12 लिखेंगे, ऐसे फंस जाएंगे आप फंस जाएंगे। ऐसा मिक्स फ्रैक्शन वाला अगर जोड़ना है तो सीख लीजिए, जितना इंटीजर दिख रहा है सबको जोड़ दीजिए, 3 6 4 5 7, 3 + 6 9 9 और 4 13 13 5 18 18 और 7 25, सबको एक साथ जोड़ दीजिए 25 प्लस, अब आपका फ्रैक्शन वाला बच गया 2/3 7/12 9/36 और 1/12, 3 है 12 है 36 है 12 है, एलसीएम क्या होगा 36 होगा। एलसीएम क्या होगा मेरे भाई 36 होगा। प्यार से समझना बात को, प्यार से बात को समझना कि कैसे जल्दी से कैलकुलेशन करना है। अब देखो 3 से इसको 36 में भागा देंगे, 12 बार में 12 दूना 24 आएगा, प्लस 12 से 3 बार में 7 तिहाई 21 आएगा, इधर भी जोड़ते जाओ 24 और 21 45 हो गया, ठीक है। 36 को 36 से 1 + 9 आएगा 54 आएगा, और 12 तिहाई 36 3 जोड़ देंगे, मतलब ये भी जुड़ गया, ये हो गया आपका 25 + 57/36 ये आया। अब मेन खेला समझिए, अब मेन खेला समझिए। आप यहाँ भी x मान सकते हैं, आप कहेंगे सर हम यहाँ भी x मान देंगे, नहीं भाई समझो। कहता है कि इसमें कौन सा नंबर जोड़े कि जो जोड़ आए वो हमारा इंटीजर आए, तो 25 तो इंटीजर है। अब 57/36 में ही कौन सा नंबर जोड़े इन चारों में से कि उनको जोड़ने पे इंटीजर मिले। तो देखिए 57/36 है, सबका नीचे 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 12 है, मतलब जो यहाँ पे नंबर रखेंगे वो तो 12 होगा, या तो ऊपर में 7 होगा, या तो 11 होगा, या तो 5 होगा, या तो 13 होगा। समझिएगा बात को, 25 से मतलब नहीं है हमको, 25 मेरा इंटीजर हो चुका है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने से तो 12 और 36 का एलसीएम कितना,
36। तो 12 से 36 को भागा देंगे तो 3 आएगा, तो 7 तिहाई 21, तो 57 और 21 कितना हो जाएगा, 57 और 21 आपका हो जाएगा 8 88 78, ठीक है, कटेगा नहीं, ठीक है, 36 से कटेगा नहीं। 11 तिहाई 33, 7 और 3 10, 36 से कटेगा नहीं। देखिए हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं कि नीचे में आएगा मेरा 36, ठीक है, और इस नंबर को बनाना है इंटीजर, तो जो ऊपर में नंबर आएगा वो 36 का मल्टीपल होगा, तभी तो कटेगा। एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, जितना बार में, तभी तो इंटीजर आएगा। बात समझिए। तो यहाँ है 57, तो अब सबका 3 गुना करके जोड़ते जाइए। 7 का 3 गुना, 11 का 3 गुना, 5 का 3 गुना और 13 का 3 गुना। तो 7 का 3 गुना कितना होता है, 21 होता है। देखिए 21 होता है, तो 7 और 1 8 हो गया, और 5 और 2 7, 78 36 का मल्टीपल है, नहीं है, गया काम से, समझिएगा। 11 तिहाई 33 होता है, 7 और 3 10 होता है, 36 का मल्टीपल 0 नहीं है, ये भी गया काम से, ठीक है। 5 जोड़ो, 5 तिहाई 15, तो भैया ये हो गया 57 और 15 कितना हो गया, 72 हो गया। 7 5 12 72 हो गया, मतलब ऊपर 72 हो गया, 36 दूना 72 इंटीजर में आ गया। मतलब क्या जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ना होगा, 5/12 जोड़ना होगा। ऐसे तोड़ना था इस सवाल को, ऐसे तोड़ना था, तब आंसर आएगा फटाक से, नहीं तो फंस जाएगा मामला, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ जाना है कि 57/36 में ये वाला चारों में से कोई एक जोड़ना है, तो नीचे 36 है और इनके नीचे 12 12 है, मतलब जो एलसीएम आएगा वो 36 आएगा, ठीक है। अब 12 को 36 से भागा देंगे तो जो अंश है वो 3 गुना होके जुड़ेगा, तो हम 3 गुना करके जोड़ते गए डायरेक्ट और देखें कौन 36 का मल्टीपल है। तो 5 का 3 गुना कर दिए 15, 57 और 15 जोड़े तो 72 आया, 36 दूना 72 इंटीजर में चेंज हो गया, ये पूरा नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब देखिए मतलब 5/12 जोड़ना होगा इस नंबर में, यही पूछा था। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ गया तो एकदम सिंपल है, लेकिन चारों ऑप्शन पे नज़र डालना होगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पहला है कि 29/6 बराबर है 53/12 का, बी है 29/6 सॉरी बराबर नहीं, हाँ 29/6 बराबर है 43/12 का, तीसरा है 29/6 बड़ा है 43/12 से, फिर 29/6 छोटा है 43/12 से। नज़र दौड़ाइए, जरा आप नज़र दौड़ाइए इस सवाल में खास क्या है। तो भाई आपने जितना भी फ्रैक्शन देखा होगा कंपैरिजन वाला, उसमें मैक्सिमम क्या होता है कि अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। यहाँ पे क्या है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। 29 है, 6 है, 53 है, 12 है, 29 और 6 है, 43 है, 12 है, और सब में भी वही है, बड़ा है। सिंपल आपको क्या करना है, सुन लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, सीधा आपको भागा लगा देना है। देखो अब आप भागा लगाओ। देखो भाई कोई देख के बोल देगा ना कि ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। कैसे भाई, कैसे गलत है? 29 को भागा देना है 6 से, तो ये लगभग 5 बार में एकदम 5 से नज़दीकी में कटेगा। और 53 को जब 12 से भागा देंगे तो 53 को 12 से, क्या 53 अगर 60 के नज़दीक रहता तब हम कैलकुलेशन करते। ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, जो 5 से बहुत 5.5 से भी कम रहेगा, और ये 5.5 से ज़्यादा रहेगा। अब भाग दे के देखिएगा, कोई भी बोल देगा। देखिए अब आप भागा दे के देख ही लीजिए। तो 29 को 6 से भागा देंगे तो 6 चौके 24, 4 दशमलव 5 बचेगा, 50 होगा, 6 8 48 ये होगा। यहाँ पे देखिए 53 को 12 से भागा देंगे तो 12 चौके 48, 4 यहाँ भी आएगा, यहाँ 4 बनेगा, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 2 और 3 5 50, 12 चौके 48। देखिए हम आपको क्या बोले कि ये 4.5 से भी नीचे आएगा, और ये क्या है 5 के आसपास है, तो भैया ये तो गलत है। अगर ये गलत है, ये गलत है। अब दूसरा देखिए 29, तो भैया इसको भागा देंगे तो 4.8 ही आएगा। अब जब इसको भागा देंगे ना तो देखो ये 12 तिहाई 36
3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या ये दोनों बराबर? तो ये भी गलत है। 29/6 बड़ा है। 29/6 क्या है? बड़ा है 43/12 से। अब आगे जरा नज़र घुमाओ बाबू, आगे जरा नज़र घुमाओ कि 29/6 बड़ा है बिल्कुल 43/12 से, तो यही सही है और ये तो एकदम गलत है, उल्टा है ये। ठीक है, तो ऐसा सवाल को करने में समय आपको बिल्कुल नहीं लेना है। जब सुन लीजिए, जब अंश बड़ा हो हर से, मैक्सिमम 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक भागा लगाइए। कोशिश करिए कि 1 डिजिट में ही काम मेरा चल जाए पॉइंट के बाद। ठीक है, और कंप्लीट भागा देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और ऐसे तो जो करेगा उसको मारेंगे हम डंडा से। जो ऐसे भाग लगाएगा ना, बहुत मार मारेंगे उसको, बहुत समय लेगा वो। ठीक है, ऐसे भागा नहीं देना भाई। 6 का ही तो टेबल पढ़ना है, 12 का 12 का 6 का 6 का, वो तो याद होना चाहिए। लगाइए इस सवाल को। कहता है सवाल कि यदि 20x3y² और 10x4y4 का लघुत्तम समापवर्तक LCM 20x4y4 है तो महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा? एकदम सिंपल सवाल है, बेसिक सवाल है। दोनों तरीका से आप कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के, और अगर ये 2 नंबर दिया हुआ है तो आप इसका HCF आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, HCF आसानी से निकाल सकते हैं। LCM में क्या होता है? मैक्सिमम पावर लेते हैं। LCM में क्या होता है? मिनिमम पावर लेते हैं। तो देखिए, हम आपको दोनों तरीका बताते हैं। पहला तरीका जो आप एग्जाम में अप्लाई करेंगे कि भैया LCM ऐसे कैसे HCF कैसे निकालना है, तो ये 2 आपका नंबर दिया हुआ है 20x3y² और 10x4 और y4। तो HCF निकालना है तो x का पावर और y का पावर का जो मिनिमम घात होगा वो लेंगे। मतलब x का मिनिमम पावर क्या है? 3 है, मतलब x का मिनिमम पावर 3 लेंगे। ना तो a होगा ना तो d होगा। y का मिनिमम पावर क्या है? 2 है, तो y का मिनिमम पावर 2 लेंगे, या तो b या तो c होगा। अब जी 20 और 10 है, तो 20 और 10 का HCF कितना? 10 होगा ना भाई। मतलब 20 और 10 मतलब 10, तो इसका आंसर हो जाएगा C 10x3 और y²। ये तो हो गया आपका तरीका, ठीक है, जिससे एग्जाम में सीधा आंसर ठोकेंगे। अब देखिए फॉर्मूला LCM HCF आप अगर पढ़े हैं तो आपको मालूम है कि अगर 2 संख्या दिया हुआ है तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF। इस चीज़ को याद रखिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, याद रखें, बहुत सवाल में काम आएगा। अभी हम आपको क्या बोले कि शरीर टूटे तो टूटे लेकिन सपना नहीं टूटना चाहिए। याद रखो ये बात, ठीक है। अब देखो आपको याद क्या रखना है अगर सपना बनाना है तो भैया अगर 2 संख्या A और B है तो इनका मल्टीप्लाई बराबर होता है LCM गुना HCF। ये सीधा सा कंसेप्ट आपका लग जाएगा और आप आंसर दे देंगे। कैसे भैया? तो भैया 2 संख्या है, 20 है, x³ है और y² है, इंटू 10x4 है और y4 है, बराबर LCM आपका दे रखा है 20x4 और y4 गुना में क्या हो जाएगा सर? HCF हो जाएगा। अगर हम कंसेप्ट का बात करें तो यही है, ठीक है। तो भाई 20 से 20 आपका उड़ जाएगा और x का पावर 4, y का पावर 4, x का पावर 4, y का पावर 4 उड़ जाएगा। क्या बचा आपका बचा यहाँ 10 और x³ और y² बराबर क्या निकल के आया? इनका HCF महत्तम समापवर्तक। और ये क्या हो गया? आंसर हो गया। दोनों तरीका बताएं, ऐसा सवाल आएगा, हर एक एग्जाम में आता है। आप यूँ कह लीजिए कि LCM HCF का सबसे फेवरेट सवाल जो एग्जामिनर उठाता है यही है, और एक है कि नंबर्स का डिवीज़न वाला। ये 2 सवाल बहुत बार आया है, बहुत एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF, इसको याद रखें। या देखिए इस सवाल को सोल्व करिए। अलजेब्रा का सवाल नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। x की जगह पर यहाँ पे आपका नंबर भी रह सकता है, ठीक है। कहता है कि 1 + 1/x इंटू 1 + 1/x + 1 इंटू 1 +
1/x+2 इंटू 1 + 1/x+3 बराबर क्या होगा। ऑप्शन नहीं दिए हैं, एकदम आसान है। आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में डालिएगा ज़रूर, अपने से ईमानदारी से। अभी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो, जब 1 + 1/x को सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, x + 1 और नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इंटू है। जब 1 + 1/x+1 को सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारा एलसीएम आ जाएगा x + 1 और x + 1 इंटू 1, तो x + 1 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया इसका एलसीएम हो जाएगा x + 2 और ये हो जाएगा x + 2 + 1 मतलब x + 3 इंटू नीचे हो जाएगा एलसीएम x + 3, ये हो जाएगा x + 1 x + 3 + 1 x + 4, ये हो जाएगा। यही ना होगा भाई। अब देखो, ऊपर से नीचे कटते जाएगा, ऊपर से नीचे कटते जाएगा, ऊपर से नीचे कटते जाएगा, क्या बचा, ऊपर बचा आपका x + 4 और नीचे बचा आपका x, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना ही नहीं था, जैसे ही हम 2 स्टेप बढ़े ये कट गया और ये कट गया, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मतलब सबसे नीचे वाला बचेगा, सबसे पहला का नीचे वाला और सबसे आखिरी का ऊपर वाला बचेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आज का सेशन था, ठीक है। आप कमेंट में अपना राय जरूर दें, जो कि देते नहीं है, मेरा काम है बोलना। हम हमेशा बोलते हैं कि भैया अपना कमेंट में राय जरूर दें कि आपको और क्या चाहिए, ठीक है। इस बात को आप ज़रूर लिखिए और वीडियो को शेयर मार दीजिए दोस्त यार भाई बंधु के साथ, और पूरा का पूरा सेशन देखिए, शुरू से लेके आखिरी तक देखिए, ठीक है। शुरू से लेके आखिरी तक का वीडियो देखिए। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए था अभी तक, क्योंकि एग्ज़ाम आपका एकदम सामने है, वक्त तो है नहीं। और नीति कैसा है आप जान रहे हैं, इस नीति का कितना नुकसान है ये भी आप जान रहे हैं, फिर भी आप मेहनत करने में कमी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।